ये वर्ल्ड हिस्ट्री वाला की तरह नहीं है कि एक बार मैंने बता दिया ठीक है, अब उसके बाद आपकी इच्छा है पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, बट ये तो भाई बहुत जगह पे काम आएगा। ठीक है, ये सारा तो मैंने अभी आपसे पूछ ही दिया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी बातें डिस्कस होती थी वो भी रिकॉर्डेड है क्या? एक एक बात किस नाम से है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। महात्मा गांधी कैसा इंडिया देखना चाहते थे, पीट करके बैठ गए। और जब 26 जनवरी को वो क्या बोल रहे हैं, तो ये सब, तो ये शायद ये दो इंसर्ट्स हमने पढ़े थे ना कल। अब ये यहां से आगे मूव करते हैं। यहाँ पर अच्छा, ये तो हमने भूल गए भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, तब जाकर के ये थे वैल्यूज। चलो थोड़ा गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, क्या होगा इसमें गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेट अस सपोज टाइम मैनेजमेंट। एक कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट के लिए सबसे पहली चीज क्या होती है? पहली चीज क्या होती है, जैसे यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सम गुड लेवल ऑफ एग्जाम्स, पहला तो डिटर्मिनेशन चाहिए, फिर आप टाइम मैनेजमेंट करोगे। दीज आर द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ हाउ टू क्रैक एग्जाम। ऐसी हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके लिए भी कुछ वैल्यूज है, जिसकी वजह, जिन वैल्यूज पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया होगा। सो इन दिस बुक, ये तो पूरी बुक उन्हीं वैल्यूज पर बना हुआ है, पूरी किताब ही वही है, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, वेक्युलर, इंटेग्रिटी, यूनिटी, यही तो वैल्यूज है। So in this way, we shall study the exact provision of the constitution on different subject. Exact provision क्या है constitution में? At this stage, let's begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. Now, this is the philosophical thing of our constitution. देखो, हमने तो आर्टिकल 10, 11, 12, 9, 10, 25, 30 रट्टा मार दिया। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सब रट्टे मार दिए ना हमने। लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ी, वो रट्टा ही है एक तरीके का। आपको उसका बेस वैल्यू, बेस फिलॉसफी, कोर, ये चीजें क्यों है, क्या है, वो सब ये बोल रहे हैं कि इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। So what we can do this in two ways. We can understand by reading the views of some of our major leaders in our constitution. जो हमारे संविधान बनाते वक्त में कुछ मेजर लीडर्स थे, वो क्या चाहते थे, कैसा देश चाहते थे, तो जैसा देश चाहते होंगे वैसी हमने बातें कॉन्स्टिट्यूशन में डाली होंगी ना। It's equally important to read about the constitution says about its own philosophy. This is what the preamble of the constitution does. तो हमारा जो गाइडिंग वैल्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसके अंदर है? प्रियम्बल में है। द ड्रीम एंड द प्रॉमिस, जो हमने ड्रीम किया था आजादी के टाइम पर, लड़ते लड़ते हमारा सपना था, सपना था, सपना था। 28 में सपना देखा, 31 में सपना देखा, 35 में सपना देखा, 39 में सपना देखा, 42 में सपना देखा, 45 में सपना देखा, 46 में सपना देखा, सपना हो गया पूरा, मिल गई आजादी। अब promise, let's see the promise. Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the constitution. महात्मा गांधी का है ही नहीं, वो गोले 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 में जो महात्मा गांधी की फोटो नहीं है करा। He was not a member of constituent assembly. That is why you didn't see, वो गोले दिखाए थे ना मैंने सारे फोटोज वाले, तो वो क्यों नहीं है महात्मा गांधी का? क्योंकि वो फोटो उनकी है जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे। गांधी नहीं था तो उसका नहीं है। येट देयर वर मेनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन, फिर भी मेजॉरिटी मेंबर्स तो गांधी का ही विजन फॉलो कर रहे थे। इयर्स अगो राइटिंग इन हिज मैसेज, सॉरी मैगजीन यंग इंडिया 1931। अब ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पॉलिटी में भी पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा यंग इंडिया मैगजीन किसका था, तो क्या याद रखोगे? गांधी का। तो 1931 में महात्मा गांधी कैसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं वो बता रहे हैं, और ये जो मैंने कल जो इंसर्ट पढ़ाया था ये वो था। गरीब से गरीब आदमी के लिए इफेक्टिव तरीके से वो हर जगह अपनी आवाज उठा पाए, कोई क्लास नहीं होना चाहिए, हाई क्लास लो क्लास नहीं होना चाहिए, सारी कम्युनिटीज परफेक्ट तरीके से हार्मनी में रहनी चाहिए, नो रूम फॉर अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं होना चाहिए, और मादक पदार्थ, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के लिए भी यहां जगह नहीं होनी चाहिए, और उसके साथ साथ विमेन शुड ऑल्सो एंजॉय द सेम स्टेटस।
डू यू सी समवेयर दीज थिंग्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? जिन लोगों ने पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन वो मुझे बता सकते हैं, चलिए बताइए, विमेन्स के लिए कहां कहां पर सेम राइट्स हैं? राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स के अंदर है, जॉब्स में हो गया है ना। रिजर्वेशन जो हो गया है ये है। रिजर्वेशन इज इक्वालिटी और इनइक्वालिटी? इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? बिकॉज दे आर अंडर प्रिविलेज्ड, तो हम उनको उठा रहे हैं, उनको उत्थान कर रहे हैं। वी वांट टू ब्रिंग देम अप टू द स्टेटस ऑफ द प्रिविलेज्ड मेन, है ना। तो वो रिजर्वेशन इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी, नॉट इनइक्वालिटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रैक्टिकली क्या होगा वो तो अलग डिबेट का हिस्से। सो द ड्रीम ऑफ, अच्छा एक और इंसर्ट हमने ये वाला पढ़ा था, ये भी महात्मा गांधी के इंसर्ट्स थे। 26 जन हु ऑन 26 जन एंड वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। नहीं, ये महात्मा गांधी का नहीं है, ये चच्चा नेहरू का होना चाहिए। ये भी पढ़ा था कल हम लोगों ने। अच्छा हाँ, ये अंबेडकर जी का, सॉरी, अंबेडकर जी का ना था ना, कि मतलब वन वोट वन पर्सन वन वोट तो हो गया है, डेमोक्रेसी वही तो है ना, हर एक आदमी का एक मत एक वैल्यू। लेकिन उसने बोला कि हर एक आदमी की वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक जात पात खत्म नहीं होगा, धर्म खत्म नहीं होगा। क्योंकि हम वोटिंग राइट तो दे रहे हैं, लेकिन आप अपने ही धर्म के अंदर, अपनी ही क्लास जाति के अंदर आपको अभी भी इक्वल नहीं ट्रीट किया जाएगा। तो कह रहा जब तक वो नहीं होगा ट्रू वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी अचीव्ड नहीं होगी। This dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the Constitution. But he had a different understanding of how inequalities could be removed. उनकी inequality की जो definition है, ये ideals आप लोगों के जहन में होना चाहिए आंसर राइटिंग और इंटरव्यू में अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते वक्त। बेशक ये एक थ्योरेटिकल हो, किताबी हो, ये सपना हो, अनअचीवेबल हो इंस्टेंटली, बट ये रियलिटी है। दिस इज व्हाट द बॉटम लाइन शुड एक्चुअली बी in the society. In his concluded speech in the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clear. गुस्सा ठीक है, एक ये डेमोक्रेसी ये दे दिया, देखो बोल रहा है पॉलिटिक्स विल हैव इक्वलिटी। पॉलिटिक्स में तो हमेशा इक्वालिटी होगी ना, चुनाव तू भी लड़ सकता है, मैं भी लड़ सकता हूं, मैं भी वोट दे रहा हूं, तू भी वोट दे रहा है, लोअर आदमी भी दे रहा है, अमीर आदमी भी दे रहा है, गरीब भी दे रहा है, अमीर भी दे रहा है, हिंदू भी दे रहा है, मुसलमान भी दे रहा है। क्या ये इक्वालिटी हो गई है? वो कह रहे हैं ना जी ना, सोशल और इकोनॉमिक लाइफ में जब तक इनइक्वालिटी रहेगी तब तक हम इक्वालिटी में नहीं मानता। In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote, one value. In our social and economic life, we shall, by reason, our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. हम अपने समाज में एक आदमी और उसका एक वैल्यू यानी बराबर वैल्यू हम आज भी डिनाई करते हैं, तो वो तो तब तो मान ही रहे ना। In our socio-economic life, we shall by reason in the socio-economic continue to deny this principle. And how long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. गर्द, जो ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आप सोच रहे हो ना, इसका कोई मायने नहीं रखता है। ये बातें अच्छी तो लगती है। फाइनली let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15th August, 15 अगस्त को। ये तो फेमस स्पीच है ना, when the midnight rang, ये वाला स्पीच नहीं सुना आप लोगों ने? दिस इज सदियों के महान स्पीचेस में से एक स्पीच ये है जवाहरलाल नेहरू का, आजादी की रात को जो किया गया था। दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट नोबल स्पीचेस एवर। तो क्या था जी चचा नेहरू जी का स्पीच? यहाँ पर बगल में है। 1889 में पैदा हुए, 64 में डेथ, उत्तर प्रदेश में बने, प्राइम मिनिस्टर थे इंटरिम गवर्नमेंट के, लॉन्गरेस्ट लीडर, एडवोकेट, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, एंटी इंपीरियलिज्म, बाद में इंडिया के पहले प्रधानमंत्री। लॉन्ग इयर्स अगो वी मेड अ टाइरेस्ट विद डेस्टिनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड टाइरेस्ट? टाइरेस्ट मीन्स अ रिलेशनशिप, एक कसम खा ली थी। टाइरेस्ट इज अ रोमांटिक संकल्प। हमने भाग्य के साथ एक कसम खा ली थी, जैसे वो होता है ना लैला मजनू, जिएंगे साथ मरेंगे साथ। वो कह रहे यही चीज हमने कर लिया था, तय था ये चीज। क्या तय था? जो कि हम आजादी
लेकर रहेंगे। एंड नाउ द टाइम कम्स, देखो जो फ्रीडम स्ट्रगलर्स के आप इंटरव्यूज या ये सब ये पढ़ोगे ना, आपको इनकी इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, क्योंकि दे हैव बीन डेवलप्ड अंडर द ब्रिटिश रूल। तो उनकी अंग्रेजी और आज के लोगों की अंग्रेजी में जमीन और आसमान का फर्क होगा। आज का जमीन है, उन लोगों का अंग्रेजी आसमान था। So when we shall redeem our pledge, why wholly or in full measure, but very substantially, at the stroke of the midnight hour, 12 बजे के ठक जैसी घंटी बजेगी, when the world sleeps, 12 बजे तो दुनिया सो रही होगी, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes, but rarely in history. ये तो बहुत मुश्किल से ऐसा कोई पल होगा. When we step out from the old to the new. जैसे मेकअप लगाते हैं पहले, फिर एकदम से वाह. When an age end, एक दौर खत्म हो जाता है. And when the soul of a nation long suppressed, सदियों से जो आपने जिस आत्मा को दबा के रखा हुआ था, finds utterance. utterance का मतलब क्या होता है? खुसफुसाहट, थोड़ी आवाज, उम्मीद. क्योंकि हम दबे हुए थे ना, जैसे हम आजाद होंगे हम थोड़ा सा चहचहाने लगेंगे. It's fitting that at this solemn moment we take the pledge of debt. ये कसम खा रहे हैं कि चाहे ये जो पल हमारे लिए है, एक्साइट नहीं होना है. आज कसम खा लेते हैं, डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया एंड अ पीपल एंड टू स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी. फ्रीडम, ये कसम है आपको जब आप सरकारी नौकरी में जाते हो ना, बढ़िया बढ़िया कसम है. सबसे बढ़िया कसम किसकी होती है? आईएएस अधिकारियों की, फौज के अधिकारियों की, या मंत्रियों की. इनकी सबसे बेस्ट कसम होती है. और ये उस कसम का मैक्सिमम लोग क्या कर देते हैं. So the responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Sovereign का मतलब क्या है? 100% स्वतंत्र from outer influence, British, and internal influence also. No power, no person, no party. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of sorrow. सबके मन में दुख है जरूर. Some of those pains continue even now. अभी भी वो partition वाला. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. That future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we may fulfill the pledges we have so often taken and the one we shall take today. हम कभी क्रांति करते हैं ना, तो हम नहीं बोलते अरे हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, हम तो वो कर देंगे. ये हम फ्रीडम स्ट्रगल में कर रहे थे ना, और अब जब आपको मौका मिल गया तो अब करना पड़ेगा ना. You cannot like just go away, take it for granted. People have taken freedom for granted. हम लोगों ने फ्रीडम को ग्रांटेड ले लिया है, वो बात अलग है, पर वो कह रहे कि भैया ऐसा नहीं होगा, हम काम करेंगे, हम मेहनत करेंगे और देश को सही दिशा में ले जाएंगे. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. जब तक देश में लोगों के आंखों में आंसू है, दुख भरी है, भूखमरी है, ये है, वो है, वो है, तो हमारे काम खत्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे. तो लेट्स कम टू द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. फिलॉसफी पसंद है किसी को? फिलॉसफी की बातें पसंद है? इंटरनेट इज फुल ऑफ फिलॉसफी बेसिकली. मतलब इंटरनेट जो ये है, ये पूरी फिलॉसफी से भरी पड़ी हुई है. लेट्स सी जो काम की फिलॉसफी है. वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म्ड द फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डेमोक्रेसी. These values are embedded in preamble of the Indian Constitution. तो ये सारी वैल्यूज कहां पर है? जो हम चाहते थे हमें क्या मिले, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, प्रियम्बल में. अब आप देख रहे हो प्रियम्बल की कितनी बात हो रही है यहाँ पर. हमने लक्ष्मीकांत पढ़ा या जो भी पढ़ा, पॉलिटी पढ़ा, 2 दिन लगाए बस प्रियम्बल में. 1 दिन मैंने फैक्चुअल चीजों को एक्सप्लेन कर दिया. ये आपको प्रियम्बल को अलग दुनिया में लेकर के जाएगा. उसकी वैल्यू आपको पता लगेगा. आपको लगेगा भाई यार ये तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बेकार है, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है अगर प्रियम्बल नहीं होता तो. सो प्रियम्बल
जो है दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रीएम्बल गाइड कर रहा है सारे के सारे आर्टिकल्स में क्या क्या चीजें हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज एंड दिस इज कॉल्ड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने प्रीएम्बल को बोला था इट इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी प्रीएम्बल को क्या क्या बोलते हैं। This is called preamble, taking inspiration from American model. Most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble. There should be a preamble in the constitution. ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। जो कोई देश आज की डेट में एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहा है, वो चाहता है कि संविधान से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल हो, यानी कि एक प्रीफेस हो, एक शुरुआत में एक समरी हो कि यार ये कुछ है इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आप शुरू से ही आइडिया लगा लीजिए। ये कहां का प्रीएम्बल है? वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। उनका प्रीएम्बल देखो छोटा सा है बस। सो इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन, एस्टैब्लिशिंग जस्टिस, इंश्योर डोमेस्टिक ट्रंक्विलिटी, प्रोवाइड फॉर द कॉमन डिफेंस, promote the general welfare and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this constitution for the United States of America। देखो कितना आर्टिस्टिक है। यहां पर कुछ वर्ड्स आपको लिखे हुए हैं जैसे यूनियन, ठीक है, ट्रैंक्विलिटी, लिबर्टी और वेलफेयर। क्या है? हाँ, जस्टिस, यूनियन, जस्टिस, ट्रैंक्विलिटी, प्रमोट द जनरल वेलफेयर। यस, तो यूनियन तो आपको बताइए, व्हाट इज ए परफेक्ट यूनियन? अरे मतलब यूनियन का मतलब क्या होता है? इंडिया। व्हाट इज ए यूनियन? इट्स एन इट्स अ ग्रुप ऑफ एसोसिएशन, या इट्स एन एसोसिएशन ऑफ स्टेट्स, यू कैन से। जस्टिस, वस्टिस एंड पीस, डोमेस्टिक पीस, ट्रैंक्विलिटी, पीस एंड प्रमोट जनरल वेलफेयर, आम लोगों की भलाई, सिक्योर लिबर्टी, स्वतंत्रता एंड एस्टैब्लिश यूनाइटेड स्टेट्स, जो भी है। दूसरा वाला देखते हैं, साउथ अफ्रीका। कुछ लिया था साउथ अफ्रीका के प्रीएम्बल से हम लोगों ने? कुछ लिया था? क्या लिया था? कब आजाद हुआ था साउथ अफ्रीका? हा? आजाद तो हुआ नहीं था खैर। हाँ, तो उसका उनका कॉन्स्टिट्यूशन बना था, कब बना था? 94 में। वी द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट। पहली लाइन देखो, पहली लाइन इनके प्रीएम्बल में क्या है? रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस ऑफ आवर पास्ट, ऑनर दोज हु सफर्ड फॉर जस्टिस एंड फ्रीडम, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, ये सब घर पे जाकर के पढ़ना। ये हम अपने पे आते चलो। वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां पर हमारे प्रीएम्बल का ये जो मेन है, जो प्रीएम्बल, इसमें देखो ये सारी लाइंस अंडरलाइन कर रखी येलो येलो, ठीक है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डैश डैश डैश, ये जो लाइंस अंडरलाइन की हैं, इनके मीनिंग्स यहां पर दे रखे हैं। जरा समझते हैं इनका मतलब क्या होता है या नहीं है। Let's read the preamble and very carefully understand the meaning of each keyword. The preamble of the Constitution reads like a poem on democracy. It contains the philosophy on which entire Constitution, ये जरूर याद रख लेना, जिस संविधान जिस 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 पर हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है उसका फिलॉसफी है preamble. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of the government to find out whether it is good or bad. It is the soul of the Indian Constitution. प्रीएम्बल इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे कीवर्ड्स आपको स्टेटमेंट बना करके पूछता ना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन करेक्ट रिस्पेक्ट टू द प्रीएम्बल वगैरह, ये है। ये मैंने पढ़ भी लिया था एक बार पहले। हम भारत के लोग, ऐसे करके ये शुरू होता है। लेट्स अंडरस्टैंड वी द पीपल ऑफ इंडिया। व्हाट डज दिस मीन, वी द पीपल ऑफ इंडिया? दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अपॉन
एंड इनेक्टेड बाय द पीपल। संविधान किसने बनाया है? लोगों ने बनाया है। किसके लिए बनाया है? लोगों के लिए बनाया है। थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर। ये जो आप जिन लोगों ने मिलकर के संविधान बनाया है वो लोगों के द्वारा चुने गए लोग थे, और उन लोगों ने जो ये संविधान बनाया है, ये संविधान उनको किसी बाहर राजा ने नहीं दिया कि ये जाओ लोगों पे लागू कर दो। ठीक है ना? तो किसी राजा ने दिया और ना किसी बाहर की शक्ति ने, यानी कि इंग्लैंड ने नहीं दिया कि ये तुम अपने देश में करो। नहीं सर, वी वर फ्री टू चूज वट एवर वी वॉन्टेड टू चूज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेट अस सपोज अभी मॉडर्न डे में गल्फ कंट्रीज में कुछ जगह पे इंस्टेबिलिटी है, अफगानिस्तान में था जैसे, और ईरान, इराक, सीरिया वीरिया, ये तो कौन उनको देता था कि क्या करना है क्या नहीं करना है? कौन दे रहा है? जैसे लीबिया में कौन दे रहा है, कौन गाइड कर रहा है? अमेरिका। अमेरिका। सऊदी अरेबिया को कौन चला रहा है? अमेरिका। सीरिया को कौन चला रहा है? अमेरिका। इराक को कौन चला रहा है? अमेरिका। ठीक है, लीबिया को कौन चला रहा है? अमेरिका। These are not democratic country in their sense. Sovereign का मतलब क्या होता है? People have supreme right to make decisions on internal as well as external matters. That means no external power or any internal power can dictate the government of India. ना तो कोई आपके देश के अंदर का व्यक्ति विशेष या दल विशेष या कोई देश को गाइड करेगा, और ना ही बाहर से कोई इन्फ्लुएंस करेगा डिसीजन मेकिंग। क्या कोई कंट्री आज की डेट में 100% सोवरीन हो सकती है आज की डेट के अंदर? आज की डेट में कोई नहीं, बट वी हैव टू गो टुवर्ड्स द मैक्सिमम ऑफ द आइडियोलॉजी। फिलॉसफी क्या होती है? उसके नियरेस्ट तक जाने की कोशिश होती है, बस परफेक्ट फिलॉसफी कुछ भी नहीं होती है। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे वो कहते हैं ना कि इंडिया का 95% जो वेल्थ है वो 2% इंडियंस के पास है। तो क्या सोशलिज्म हो रहा है? Wealth is generated socially and should be shared equally by society. Government should regulate the ownership of land and industry to reduce socio-economic inequality. आएगी आएगी। आपका 100 गज का मकान है, आपके एरिया में एक के पास 100 बीघा का जमीन है, तो डिफरेंसेस आएंगे ना? आएंगे, आएगा ही। Secular citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. ये भी वर्ड याद रखना, यही सब मैंने खैर औरों को तो बता रखा है। नो ऑफ इंडिया डजंट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन। हमारा कोई एक सरकारी धर्म नहीं है या फिर ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। आपकी इच्छा है, आपको जिस मर्जी को फॉलो करना है और खुद का भी बनाना है तो बना लो। गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस विद इक्वल रिस्पेक्ट। 3 बात है सेक्युलर में, और तीनों स्टेटमेंट होनी चाहिए सेक्युलरिज्म में। अगर आप एक ही स्टेटमेंट बोलोगे ना, तो वो दूसरे स्टेटमेंट के बारे में व्यू नहीं देगा। जैसे मैंने बोला कि देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ इंडिया, तो भारत सरकार का भारत का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इसका मतलब भारत की जो सरकारें हैं वो किसी धर्म को मान्यता नहीं देती है, नहीं। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये कि ये सभी धर्मों को बराबर मान्यता देती है। डेमोक्रेटिक, a form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers, hold them accountable. See, electing is not equal political rights. वोट करना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या होती है? जिस आदमी को आपने वोट दिया है, वो वोट देने के बाद उस पर नवाबी ख्वाब आ जाते हैं ना, उस पर लग जाते हैं। आपके विधायक के, पार्षद के, प्रधान के, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के, इनके पर लग जाते हैं ना। आपको भाई उसको अकाउंटेबल भी बनाना है कि भाई तुमने ये बोला था इसलिए हमने तुम्हें चुना, अब ये करो। द गवर्नमेंट इज टू रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स, दैट इज डेमोक्रेसी। इफ समथिंग इज गोइंग आउट ऑफ दैट कॉन्टेक्स्ट, इट्स मीन समथिंग इज रॉन्ग विथ डेमोक्रेसी। यहां पर टर्म्स है सोशलिस्ट, सेक्युलर, दे वर एडेड इन द प्रेम्बल थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। अच्छा, जिन लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी, आप देख रहे होंगे यार ये सब चीज हमने वहां भी पढ़ा है। दिस इज लाइक एन एडिशन। तो एनसीईआरटी में एक्चुअल में सब कुछ है देखा जाए तो, और जो नहीं है मतलब कोर्स में नहीं होता उससे भी काफी कुछ ज्यादा है इनमें। बाइबल ऑफ यूपीएससी, रिपब्लिक,
बाइबल नहीं, सॉरी, रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। तब तक आपका देश रिपब्लिक नहीं माना जाएगा, बेशक आपके देश में डेमोक्रेसी हो, लेकिन रिपब्लिक का मतलब है कि जो आपका देश का मुखिया है वो वंशानुगत नहीं होगा, परिवार से नहीं होगा, राजा या रानी नहीं होगा, वो हमेशा चुना जाएगा। और चुना भी कितने टाइम के लिए जाएगा? एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए चुना जाएगा। इफ यू डिडंट लाइक इट, जस्ट थ्रो हिम अवे। जस्टिस, citizens cannot be discriminated on the grounds of caste. If you are discriminating on the ground of caste, you are doing injustice to the one whom you are discriminating. If you are doing it on the basis of religion, you are discriminating. If you are doing it on the basis of gender, you are discriminating. Social inequalities have to be reduced. खत्म कुछ नहीं होगा, हर चीज क्या होती है? रिड्यूस्ड। क्राइम खत्म नहीं होता, जैसे कहते हैं ना, कम हो सकता है। Government should work on the welfare of all, especially the disadvantaged groups. अब बात करते हैं लिबर्टी। There are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think. इसका मतलब क्या हुआ? There are no unreasonable restrictions on the citizens in what they think. मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना? Can there be a reasonable restriction? देयर आर नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का ऑपोजिट क्या होगा? देयर कुड बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये है इसका मतलब। ठीक है, तो बिना तर्क के आपको कोई नहीं रोकेगा। आप आए यहां पर, आपने बोला अरे मोदी ऐसा वैसा, और किसी ने टू टा टू बोल दिया, टू टा टू मतलब कुछ अब्यूज कर दिया, आप नहीं कर सकते। आप बोलोगे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, नो नो सर, यू डू नॉट हैव दैट। ही इज एट अ पोजिशन राइट नाउ, he is the prime minister of India, and for being the prime minister of India, nobody can use explicit abusive words against him. ये है मार्केट, बोल रहे हैं लोग, वो बात अलग है, चाहे सर वो सच गलत नहीं होती है। कुछ चीजें क्या होती है, रिस्पेक्ट होती है। आपके, आप अपने प्रेसिडेंट को ही अगर गलत गुलत बोल दोगे तो भैया आप अपने हेड ऑफ द स्टेट को ही गलत बोल रहे हो, तो काहे का लोकतंत्र आपका? तो आप किसी किसी जगह पर आप गलत नहीं बोल सकते, या बोलने का एक तरीका हो सकता है। जैसे कोई भी कुछ भी बोल देता है ना, जैसे लोग बोलते हैं मैं यार मैं तो सच बोलता हूं, बट सच भी एक तरीके से बोल रहा है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हो सकता है, तो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। जिस तरीके से आप सोचते हो, हाउ दे विश टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स, आपकी जो सोच है, आप जिस भी तरीके से एक्सप्रेस करो, आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कर लीजिए। एंड द वे दे विश, जैसे आपका आईएएस का इंटरव्यू है, आप टी शर्ट और निकर में चले जाओ, क्या दिक्कत है? कूल है सर, कंफर्टेबल फील होता है सर। चप्पल कुर्ता पजामे में चले जाओ, आप बोलोगे सर इंडिया का कल्चरल ड्रेस है धोती कुर्ता, मैं अपने कल्चर का पहनावा लेकर जाता क्या कोई आईएएस के इंटरव्यू में? ऐसा देयर इज अ रीजन फॉर इट ना, व्हाई दे डोंट गो इट, व्हाई दे डोंट डू इट एंड ऑल। तो ऐसा नहीं है कि कहीं पर भी आप, जैसे कुछ कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, जैसे मंदिर वंदिर में होता है, कई बार मंदिरों में विमेन्स को लेकर के, ड्रेसेस को लेकर के बड़ी दिक्कत हो जाती है। वो कहते हैं भाई हमारा राइट टू वो है, बट सम प्लेसेस शुड बी अवॉइडेड, कहते हैं कि थोड़ा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, बट कितना वो तय, वही तो है असली लड़ाई, कि वो रीजनेबल क्या है और अनरीजनेबल क्या है, चलता रहेगा। सो ये ध्यान दीजिएगा कि द वे यू वांट टू फॉलो योर थॉट्स, यू कैन डू दैट, कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा, जो लगाएगा रीजनेबल लगाएगा। अब बात करते हैं इक्वालिटी। एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है सर? लॉ इज इक्वल टू ऑल, एवरीबडी इज इक्वल टू लॉ, उसका मतलब क्या होता है? नो प्रिविलेज विल बी गिवन टू एनीवन, इसका भी मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? आप थ्योरी बता रहे हो, दैट्स गुड, यू नो द थ्योरी, बट मैं आपसे प्रैक्टिकल पूछ रहा हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरी वन इज इक्वल बिफोर द लॉ? आपका बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए, हिंदी की क्लास में इसका इस्तेमाल करूंगा मैं स्लाइड। क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एवरीबडी इज इक्वल बिफोर लॉ?
irrespective of social economic inequalities, status, everybody will be treated equal without any privilege in terms of law. Everybody will be punished and everybody will be freed in terms of equality with equal provisions. आप कोई बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है, महत्वपूर्ण है, इन्फ्लुएंसर है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबके लिए कानून बराबर है. इफ यू आर गोइंग एट अ रोड पे जा रहे हो और कोई बोलेगा भाई मैं इन्फ्लुएंसर हूं, मेरे 10 मिलियन फॉलोवर्स हैं, मैं पहले जाऊंगा, इज दिस एक्सेप्टेबल? कर रहे हैं लोग, वो बात अलग है, वो बात अलग होगी. फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है? ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली. अब यार फैमिली में तो सेम बड़ा दिक्कत वाली बात है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये वो सबसे ज्यादा लड़ाइयां तो परिवार में ही होती है. आपने कभी क्राइम का एनालिसिस करा है? 70 to 80% of the crime in the country, in any country, happens amongst the known. जो आपस में लोग जानते हैं ना, तो 70 से 80% क्राइम उन्हीं के बीच में हो रहा होता है. With respect to relationship, with respect to property, with respect to inheritance, with respect to business, with respect to whatsoever thing is there. तो पर ठीक है, वी शुड बिहेव एज अ फैमिली. नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन इनफीरियर. आपके परिवार में सब लोग बराबर होते हैं ना, माँ बाप बच्चों को बराबर आंखों से देखते हैं, सब एक दूसरे से इक्वली हार्मनी में रहते हैं, प्यार प्रेम करते हैं, किसी को तुच्छ नहीं समझते. दैट इज फ्रेटर्निटी, भाईचारा जिसे हिंदी में कहते हैं. समझ में आ गया जी? समाजवाद समझ में आ गया? सोशलिज्म क्या होता है? व्हाट इज सोशलिज्म? देखो अब मैं इसको हटाओ. व्हाट इज सोशलिज्म? अब जब कभी भी ऐसी चीज आएगी तो पहली चीज दिमाग में अंदर एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि वो एक चीज स्ट्राइक करेगी तो उसके पीछे फिर लाइन लग जाएगी एक्सप्लेनेशन की. अब आपने वो एक चीज माइंड में नहीं लिंक करा है तो आपको वो पीछे एक्सप्लेन आप कर ही नहीं पाओगे. आप गोल 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 घूमोगे एक ही चक्कर में, विशियस सर्कल में फंसते रहोगे अपनी डेफिनेशन में. तो जब भी सोशलिज्म की बात होती है तो उसका मतलब होता है संसाधनों का समदोहन, रिसोर्सेस, वेल्थ, रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है. सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड होता है? रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन. रिसोर्स फिजिकल भी हो सकता है, वर्चुअल भी हो सकता है, कुछ भी तरीके का हो सकता है, वो मिलना चाहिए सबको. दैट इज सोशलिज्म. आपने रशिया पढ़ लिया, पूरा सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पढ़ लिया और वो नहीं आप निकाल पाएगी सोशलिज्म क्या हो रहा है. वहां सारी कहानी किसके ऊपर चल रही थी? सोशलिज्म के ऊपर चल रही थी. जब सेक्युलर बोला जाएगा तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेक्युलर? तो वहां रिलीजन को ध्यान में रखते हुए चलना है. ठीक है? सोशलिज्म रिसोर्स, सेक्युलरिज्म रिलीजन, लिबर्टी योर एक्शंस एंड थॉट्स, योर स्पीच एंड एक्सप्रेशन. या आप अपने विचार, क्योंकि विचार आएगा तो सब कुछ उसी के बाद तो होगा, बोलोगे भी उसी के बाद, एक्ट भी उसी के बाद करोगे ना. तो थॉट्स, लिबर्टी का वर्ड किससे रिलेट करना है आपने? थॉट के साथ करना है. जस्टिस भी दे रखा है यहां तरह. जस्टिस का मतलब क्या होता है? जब भी जस्टिस की बात आएगी एक वर्ड याद रखना है, इनडिस्क्रिमिनेशन. क्या याद रखना है? डिस्क्रिमिनेशन या इनडिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन पर ध्यान देना है. डिस्क्रिमिनेशन करना है या नहीं करना है? अब जब आपके दिमाग में डिस्क्रिमिनेशन आएगा तभी तो आएगा ना बाकी सारा, कि हमको जेंडर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमको अपॉर्चुनिटी के हिसाब से नौकरी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, संसाधन बांटने में जस्टिस हमेशा डिस्क्रिमिनेशन पे चलता है. ठीक है? सोवरिनिटी किस पर चलेगी? सोवरिनिटी वर्ड समझ लो. सोवरिनिटी वर्ड डिसीजन मेकिंग पे डिपेंडेंट होता है. आप जो डिसीजन मेकिंग वही तो हो ना, कि इंडिपेंडेंट हो या इन्फ्लुएंस्ड हो आप. अब ध्यान दो, सोवरिनिटी डिसीजन मेकिंग. ठीक है? सोशलिज्म रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेक्युलरिज्म रिलीजन,
रिलीजन, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी जब भी बात होगी तो किस चीज की बात होगी? रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व, लोगों का प्रतिनिधित्व, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद आएगा जस्टिस, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रिपब्लिक, जब भी रिपब्लिक की बात आएगी तो यहां पर आपको, क्योंकि रिपब्लिक याद नहीं रहता, हेड ऑफ द स्टेट, रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट क्या होना चाहिए। और उसके बाद लिबर्टी तो मैंने बता दी। इक्वालिटी का मतलब क्या होगा? हमेशा इक्वालिटी, जैसी इक्वालिटी आएगी लॉ, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, इक्वालिटी मींस लॉ, तो लॉ से रिलेट करके चलोगे आप। फ्रेटर्निटी मींस ब्रदरहुड, भाईचारा, ब्रदरहुड, दैट्स इट, ब्रदरहुड। अब बताओ, इतने चीजें बताने के बाद भी अगर आप नहीं इन पर एनालिटिकल क्वेश्चन लिख पाओ, पर कंपेयर, मेक अ लिस्ट, राइट डाउन एट लीस्ट विच ऑफ द थ्री मेक्स अ डिफरेंस, विच ऑफ दीज डज नॉट इन्वोक गॉड। अब ये तो फिर पढ़ना पड़ेगा कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए। यस, है है देख में, मेरे ख्याल से इंडिया वाले में नहीं होगा। हाँ, गॉड ब्लेस साउथ अफ्रीका, जहां ये लिखा हुआ ना नीचे, गॉड ब्लेस, हाँ। सो सिक्योर द ब्लेसिंग्स एंड सिक्योर द ब्लेसिंग्स ऑफ लिबर्टी टू आवरसेल्व्स, तो ब्लेसिंग्स ऑफ लिबर्टी है तो फिर वो गॉड को नहीं है। हमारा और अमेरिका का, देखो ध्यान दो, अमेरिका और अमेरिका का संविधान भगवान भरोसे नहीं है। किसके भरोसे है? किसके भरोसे है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। है, हाँ ये बात भी ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के भरोसे है। 368 में है, 368 के थ्रू हम, 368 में प्रोसेस है अमेंडमेंट का। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं, ये किस में है? ये कहां पर है? किसी आर्टिकल में नहीं है, किसी आर्टिकल में नहीं है, प्रियम्बल में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ वो तो होना ही है ना। हाँ तो एक्सप्लिसिट नहीं है ना, दैट्स ओके, इम्प्लिसिट तो है ना। हमने इम्प्लिसिट तो पढ़ा ना कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आती है, हु विल डिसाइड दैट? संस्थागत डिजाइन, इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। व्हाट इज एन इंस्टीट्यूशनल डिजाइन? इंस्टीट्यूशन क्या होता है? कोई कोई एक्टिंग बॉडी होती है, डिजाइन टू डू सम पर्टिकुलर वर्क। कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए जब आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हो जिसमें बहुत सारी चीजें लोग मिलकर के काम करते हो, तो उसको एक इंस्टीट्यूशन बोल देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, कहने का मतलब यहां पर ये है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का मतलब ये नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन कोई इंस्टीट्यूशन बना रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कई सारे इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं। Thus, constitution is not merely a statement of values and philosophy. इसको खाली आप philosophy ये सब ना समझे। As we noted above, a constitution is mainly about embodying the values into institutional arrangements. जो philosophy, जो बातें, जो values हम चाह रहे हैं देश के अंदर लाने के लिए, ये हमने संस्थाओं के माध्यम से लागू करनी है। What is judiciary? It's an institution. What is parliament? It's an institution. What is the office of प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और कैबिनेट और व्हाटसोएवर और सुप्रीम कोर्ट, ये सब ये इंस्टीट्यूशंस हैं सारे के सारे। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट called Constitution of India is about these arrangements. Very long and detailed document. Therefore, it needs to be amended quite regularly to keep updated. Amend होते रहना चाहिए ताकि अपडेटेड रहे।
So those who crafted the Indian Constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspirations and changes in the society. जैसे जैसे समाज में लोगों की चेंज डिमांड बढ़ती जा रही है, अलग भी हो रही किसी कॉन्टेक्स्ट को लेके, तो बदलाव भी तो किया जा रहा है. लोगों ने बोला यार इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को भी जॉब्स में आरक्षण दो, तो लो जी ईडब्ल्यूएस आ गया. लोगों ने बोला कि पूरे कंट्री के अंदर एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम होना चाहिए, तो लो जी जीएसटी आ गया, आर्टिकल 279. लोग बोल रहे हैं तो ये यूनिफॉर्मिटी आ रही. यू गेटिंग माई पॉइंट. लोगों ने बोला एससी एसटी ओबीसी के लिए अलग से आयोग बनाओ और कॉन्स्टिट्यूशन में उसको डालो, तो डाल दिया है. लोगों ने बोला राइट टू एजुकेशन दो फ्री एंड कंपलसरी एज अ फंडामेंटल राइट, तो लो जी डाल दिया हमने आर्टिकल 21A 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002. People are saying it ना, this is the demand of the people and hence we are doing it. लोगों ने बोला 21 साल नहीं 18 साल वोटिंग राइट्स कर दो, तो कर दिया जी 89. So they made provisions, so they did not see it as a sacred, static and unalterable law. क्या कॉन्स्टिट्यूशन सेक्रेड है? सेक्रेड मतलब क्या है? पवित्र, मतलब बस यही है जो है, इसमें कुछ नहीं हो सकता है. क्या आप पवित्र किसको मानते हो आप लोग? सबसे पवित्र चीज क्या है बताओ? सबसे पवित्र है आपकी रिलीजियस बिलीफ, आपके जो भी रिलीजियस गॉड या जिसको भी आप मानते होंगे. क्या आप उनमें बदलाव चाहते हो? डू यू फील लाइक हैविंग सम चेंज इन द गॉड दैट यू बिलीव? नहीं. दैट इज सीक्रेट. अब समझ में आ गया पवित्र का मतलब क्या होता है? स्टैटिक एंड अनऑल्टरेबल. So they made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendments. मैंने लेटेस्ट कितने अमेंडमेंट हो गए? लेटेस्ट कौन सा है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम. व्हाट इज नारी, क्या है उसमें? यस, आर्टिकल 333 वगैरह में अमेंडमेंट करा है. एसएलएस, लेजिस्लेटिव असेंबलीज और पार्लियामेंट में विमेन्स के लिए 1/3 रिजर्वेशन विच विल बी इंप्लीमेंटेड आफ्टर द नेक्स्ट सेंसस रिपोर्ट. ये आएगा कब? नेक्स्ट सेंसस रिपोर्ट से आ जाएगा. These changes are called constitutional. Describe the constitution in a language. The constitution describes the institutional arrangement in a legal language. If you read the constitution for the first time, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे तो इट वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. संविधान पढ़ने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? वकालत करनी पड़ेगी. Yet the basic institutional design is not very difficult to understand. Like any constitution, the Indian constitution lays down a procedure for choosing persons to govern the country. It defines who will have. अबे क्या कर रहा हूँ? Why you guys are so disrespectful? Is this what you guys learn? गप्पे मत मारो. अर्चन कहेगा आज ही आया और आज नहीं नहीं, और दिन भी मैं बोलता रहता हूँ. नहीं बोलता. मैं ये कह रहा हूँ गप्पा मत मारो, गप्पे मत खाओ, गोलगप्पे खाओ. खैर आजकल के अधिकारी जो जा रहे हैं सब ऐसी जा रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो कोई बड़ी चीज नहीं है. एटिकेट लेस, मैनर लेस जा रहे हैं. देखते हो आप लोग आजकल के अधिकारी को कैसे परफॉर्म करते हैं. खैर, सो इट डिफाइंस हु विल एंड हाउ, मतलब संविधान के अंदर ये सब है कि किसके पास कितनी ताकत होगी, कौन क्या डिसीजन लेगा, सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है सब कुछ का. एंड इट पुट लिमिट्स टू व्हाट द, ध्यान देना यहाँ पर, लिमिट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन्स ऑल्सो. आपके पास क्या राइट्स है जिससे आप सरकार पर लिमिट डाल सकते हो? फंडामेंटल राइट्स. ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव
अगेंस्ट द लॉ मेकर्स। आपको पता है ना ये चीज, फंडामेंटल राइट ज्यादातर लॉ बनाने वालों के खिलाफ रहते हैं। क्यों खिलाफ रहते हैं? क्योंकि आप उस फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में कोई लॉ नहीं बना सकते। लॉ बनाने वालों के फेवर में कौन सी चीज रहती है कॉन्स्टिट्यूशन में? डीपीएस। ठीक है, we shall look at some of the key constitutional provision in the chapter and how they work and politics, but this textbook will not cover all the salient features, क्योंकि आधे salient features 9th में है और आधे salient features 10th में। तो ये 9 10th आपकी पॉलिटी है, एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन मेंस के लिए जो आपको सोच चाहिए वो ये 9वीं और 10। ये प्री में तो सारा आएगा, नो डाउट, इसी में से तो फिर छठ के प्री में भी आएगा, लेकिन ये वो भाषा, ये वो जो चीज होगी वो आपके लिए मेंस में आप पीसीएस में लिखोगे या फिर सिविल में लिखोगे। सिविल में तो इससे बियॉन्ड भी जाना है, पीसीएस के लिए सफिशिएंट हो जाता है। यहां उतना ही कोई लिख दे बहुत है। कुछ कीवर्ड्स हैं यहां पर, देखते हैं। बोलो, अपार्थिड पढ़ा था? अपार्थिड अब थोड़ा पता लग गया अपार्थिड क्या है। लेट्स नॉट डिस्कस, बट ऐसे ही देखते हैं। अपार्थिड एक आपकी वो कैप तो बनी ना। क्लॉस मतलब समझते ही होंगे आप। क्लॉस क्या होता है? एक पॉइंट होता है, एक प्रोविजन होता है, एक मेजर प्रोविजन के सब प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पता है कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? दैट इज द ड्राफ्ट, दैट इज द ड्राफ्ट दैट कंटेन्स ऑल द सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर गवर्निंग द कंट्री। सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझते हो क्या होता है? किस तरीके से आप कॉन्स्टिट्यूशन में विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द डिमांड ऑफ द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल यू कैन ऐड ऑन द थिंग्स। ड्राफ्ट पता है? ड्राफ्ट क्या होता है? एक रफ डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, अ प्रिलिमिनरी वर्जन ऑफ अ लीगल डॉक्यूमेंट। मतलब इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस था? जो बिल ड्राफ्ट होता है, जो कानून बनना है जिन बातों ने, उसका एक ड्राफ्ट होता है, फिर वो पार्लियामेंट में डिस्कशन पास वास, फिर तब बिल। व्हाट इज फिलोसफी? इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल, मूलभूत सिद्धांत को हम फिलोसफी कहते हैं। जैसे आप लोगों की अपनी कोई खुद की कोई पॉलिसी फिलोसफी है, यार मैं तो इस सिद्धांत पे चलता हूं। कई लोग होते हैं ना कि यार मेरा तो जीवन में ये सिद्धांत है, वो सिद्धांत है, ऐसा सिद्धांत है, वैसा सिद्धांत है। आजकल थोड़ा कम है, बट जैसे हम अपने फादर्स और इन लोगों को देखते हैं ना, ये करते हैं कभी कभी बात, भाई मेरा सिद्धांत है। और आई हैव सीन पीपल एक्चुअली डूइंग दैट। मेरा सिद्धांत है, मैं रोज सुबह 4 4:30 बजे उठता हूं। उठते हैं भाई, उठते हैं वो, चाहे उस दिन कुछ हो, रात को 12 बजे सो जाएं, लेकिन सुबह उठेंगे। जैसे फौज वौज में क्या होता है? सिद्धांत बन, फौजियों के सिद्धांत बन जाते हैं। क्यों फौज के लोगों के सिद्धांत क्यों होते हैं बताइए? क्योंकि उनको ट्रेंड किया जाता है उस चीज के लिए, और बाकी लोगों को ट्रेंड नहीं किया जाता है, इसलिए बाकियों का नहीं बनता है, वो सेल्फ करना पड़ता है लोगों को। तो फिलॉसफी, प्रियम्बल क्या होता है? व्हाट इज द प्रियम्बल? इट इज द इंट्रोडक्टरी फिलॉसफी ऑफ या स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रीजन क्या होता है? ट्रीजन एन ऑफेंस ऑफ अटेम्प्टिंग ओवरथ्रो द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट टू विच द ऑफेंडर ओव्स एलिजेंस। का इसका मतलब क्या होता है? ट्रीजन का मतलब क्या होता है? गद्दारी सरकार को। जैसे ये जितनी भी ये राजा महाराजा वाली चीजें कर रहे हैं हम, इसमें गद्दारी तो कर रहा है ना। वो राजा बन रहा, उसको हटाने के लिए षड्यंत्र रख रहे हैं, फिर उसको मार दे रहा है, फिर दूसरा राजा बन रहा, फिर उसका बेटा भी, फिर यही या उसके। ट्रीजन इज द मोस्ट कॉमन थिंग इन पावर एंड इन पॉलिटिक्स। हाँ, सब वही। टाइरिस्ट, अ मीटिंग और मीटिंग प्लेस दैट हैज बीन एग्रीड अपॉन। वैसे तो यहाँ टाइरिस्ट बहुत रियल, बहुत ही कॉमन मीनिंग बता रखा जो है इसका, बट इस वर्ड को जनरली पॉजिटिव सेंस में यूज किया जाता है।